आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। इससे उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर आपको जब हमारी ज्योग्राफी की क्लास हुई थी हमने तब भी किया था, और लास्ट क्लास में हमने इसको कवर अप किया। तो आज की इकोसिस्टम में आज हम देखेंगे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम होता क्या है, कि कितने टाइप के होते हैं, और कुछ टर्म्स के बारे में भी हम देखेंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम लोग 3 सेक्शंस पे डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक आता है आपका ब्रैकिश इकोसिस्टम, और एक आता है आपका मरीन इकोसिस्टम। इन तीनों को हम डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करते हैं? इन तीनों को ही हम इसके अंदर सॉल्ट की कंटेंट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि इसमें कितने परसेंटेज ऑफ सॉल्ट पाया जा रहा है, उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे। जब हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो अगर इसमें इसमें सॉल्ट की कंटेंट कितनी होनी चाहिए? लेस देन 5 ppt पार्ट पर 1000। अगर इसमें लेस देन 5 ppt सॉल्ट कंटेंट पाया जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी इनलैंड इकोसिस्टम होते हैं वो ज़्यादातर किसके अंदर काउंट होते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर काउंट होते हैं। फिर एक आता है आपका ब्रैकिश इकोसिस्टम। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में जिसमें आपकी सॉल्ट की कंटेंट कितनी होनी चाहिए? 5 to 35 ppt। यानी कि उस पानी में जिसमें अगर आपकी सॉल्ट की कंटेंट 5 से 35 के बीच में आती है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रैकिश इकोसिस्टम काउंट करेंगे। और इसके बाद आता है आपका मरीन इकोसिस्टम, जैसे आपने मैनग्रोव्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अगर किसी भी इकोसिस्टम में आपकी जो सॉल्ट की कंटेंट है, सॉल्ट का जो कंटेंट है वो कितना है? मोर देन 35 है, मोर देन 35 ppt, उसको हम करेंगे सॉल्ट, उसको हम काउंट करेंगे मैरीन इकोसिस्टम में। यानी कि जिसमें आपकी सॉल्ट की कंटेंट या उस पानी में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है वो आपका मरीन के अंदर आएगा। जिसके अंदर 5 to 35 के बीच में है हम उसे काउंट करेंगे, उसको हम काउंट करेंगे ब्रैकिश इकोसिस्टम। और वो जिसमें आपकी 5 से कम है उसको हम काउंट करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। फ्रेश वाटर में ज़्यादातर जितने भी आपके इनलैंड इकोसिस्टम है वो होते हैं। अगर हम पूरे इसमें बात करें तो आपके ज़्यादातर जितने भी इकोसिस्टम है, ऑलमोस्ट 75% इकोसिस्टम आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जो हमारे इनलैंड के एरिया में काउंट होते हैं। और जितने भी बाहर वाले हैं जो कोस्टल एरियाज पे हैं वो सारे के सारे या तो आपकी ब्रैकिश है या मरीन इकोसिस्टम है। अब कुछ टर्म्स के बारे में हम देखते हैं कि जो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम वो जो कि फ्रेश या सॉल्टी वाटर को मिक्स करके बनाया गया है, या वो सारे के सारे, जैसे अगर मैंने आपसे बात करी एक्वेरियम के बारे में, तो एक्वेरियम किसके अंदर आएगा? वो छोटे एरिया में होता है लेकिन एक इकोसिस्टम है, उसके खुद का अपना हैबिटेट है, वहाँ पे जो चीज़ें रह रही है तो उसे भी हम इकोसिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। तो वो सारे एरिया जो कि पानी से कवर है वहाँ पे अगर कोई लाइफ सर्वाइव हो रही है, कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं आपके वो किस में काउंट होते हैं? जहाँ पर आपका लैंड सरफेस होता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कुछ भी लिविंग बींग्स जो कि आपके टेरेस्ट्रियल पे रह रहे हैं हम उसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में काउंट करेंगे। और जितने भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी अगर आपके एक्वेटिक के अंदर रह रहे हैं तो हम उसे वाटर इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम काउंट करते हैं। अब कुछ टर्म के बारे में हम देख लेते हैं। जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जिससे हम उस ऑर्गेनिज्म को रिलेट करते हैं। जैसे कि एक टर्म होता है आपका न्यूस्टन। ये क्या होता है? न्यूस्टन का मतलब होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिसे हम अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म में काउंट करते हैं। यानी कि ये आपका वाटर का सरफेस है, इस वाटर सरफेस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म, उसे हम न्यूस्टन काउंट करते हैं। ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, जितने भी आपके प्लांट्स हो गए, फ्लोटिंग प्लांट्स जिसे हम काउंट करते हैं। फ्लोटिंग प्लांट भी किसका एग्जाम्पल आता है? आपका न्यूस्टन का एग्जाम्पल आता है। इसके अलावा आपका फ्लोटिंग मॉस्किटो, आपने मॉस्किटो को देखा होगा, ये पानी की सरफेस पे चल रहे होते हैं, इनके पैर से उसके सरफेस पे होते हैं, ये ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम किस में काउंट करते हैं? प्लांट को, मॉस्किटो को न्यूस्टन के अंदर काउंट करते हैं, इनको न्यूस्टन कहते हैं। इसके अलावा एक आता है आपका पेरीफाइटन। पेरीफाइटन क्या होता है, या उसका न्यूस्टन में और पेरीफाइटन में क्या डिफरेंस है? कुछ अलगाई आपने देखी होगी जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी अलगाई जो कि आपके पानी में पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट पे, उनकी लीव्स पे या स्टेम पे अटैच्ड होते हैं। वो डायरेक्टली इस पे नहीं चल रहे होते हैं। वो जितने भी अलगाई या जितने भी ऑर्गेनिज्म अगर इस प्लांट की रूट में
इसकी लीव्स पे, स्टेम पे डायरेक्टली अटैच होकर सर्वाइव कर रहे हैं, हम उसको पेरीफाइटन्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? पेरीफाइटन्स। एक आपका न्यूस्टन हुआ, एक आपका पेरीफाइटन हुआ। इसके अलावा एक आता है आपका प्लैंकटन। प्लैंकटन या फिर आप बोल सकते हो नेक्टन। ये दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, इन दोनों को हम एक बार देख लेते हैं। एक होता है आपका नेक्टन और एक होता है आपका प्लैंकटन। प्लैंकटन बेसिकली आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कुछ भी आप उसमें आप कोई बैक्टीरिया को काउंट कर सकते हो, जैसे आपके जू प्लैंकटन्स हो गए, आप उसके बारे में देख सकते हो, या आप अलगाई देख सकते हो। सारे के सारे पेरीफाइटन का एक सिंपल सा समझने का तरीका होता है, प्लैंकटन का आपका सिंपल सा समझने का तरीका होता है, अगर जिस भी डायरेक्शन में आपके पानी होगा, जिस भी डायरेक्शन में पानी का फ्लो होगा, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे अलगाई उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यानी कि इनकी खुद की कोई लोकोमोटिव पावर नहीं होगी। जिस भी डायरेक्शन में आपका पानी का करंट होगा, वाटर का जो करंट होगा, इसका फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लैंकटन्स। उनका हम क्या कहते हैं? प्लैंकटन्स। वहीं जो आपके नेक्टन्स होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? अगर यही ऑर्गेनिज्म की इनकी खुद की लोकोमोटिव पावर किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो खुद मूव करेंगे, उसको हम बोलते हैं नेक्टन्स। नेक्टन्स कोई छोटा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या फिर कोई बड़ी फिश भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ब्लू व्हेल, आप उसको क्या बोलोगे? तो यस, हम बोल सकते हैं कि वो एक नेक्टन है, यानी कि वो पानी के डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है, उसका खुद का एक फ्लो है, वो पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उन्हें हम नेक्टन्स कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी किसी भी टाइप की अलगाई, अगर वो अपने पानी के डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में पानी का करंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटन्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा एक नाम होता है आपका बेंथोस। बेंथोस क्या होता है? पानी के सरफेस पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, उनको हम कहते हैं बेंथोस। ये आपका ऊपर का सरफेस हो गया। तो इसका जो बॉटम होगा ना, जैसे मान लो कि ये आपका सी स्लोप है, ठीक है, तो ये हर एक एरिया पे यहाँ पे सरफेस होगा पानी का, तो इस पानी के सरफेस से जो इसका बॉटम होगा, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे होंगे, उनको हम कहते हैं बेंथोस। देखिए, ये 5 टर्म्स थे जो हमने देखे। एक कौन कौन से टर्म्स देखे हमने? एक नेक्टन्स देखा, एक प्लैंकटन्स देखा, एक पेरीफाइटन्स देखा, एक बेंथोस देखा, और इसके अलावा हमने न्यूस्टन्स देखे। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखना होता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर यूट्रोफिया। ये क्या होता है? देखो, यूट्रोफिया का मतलब होता है किसी भी पानी में, ठीक है, वहाँ पे आपका कोई भी जो आसपास के वेटलैंड होते हैं, लेक होते हैं, अगर उसमें एक हेल्दी न्यूट्रिएंट का पाया जाना, ठीक है, अगर वहाँ पे हेल्दी अमाउंट में न्यूट्रिएंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको यूट्रोफिया बोलेंगे। यानी कि वहाँ पे जो फॉस्फोरस पाया जा रहा है, वो वहाँ पे जो नाइट्रोजन पाया जा रहा है, जो आपको अगर एक नॉर्मल अमाउंट में पाया जा रहा है, तो हम उसको यूट्रोफिया प्रोसेस बोलेंगे। यानी कि वो जो आपका वेटलैंड है, वो जो आपका लेक है, वहाँ का जो पानी है, वो एक हेल्दी अमाउंट में वहाँ पे न्यूट्रिएंट है। लेकिन अगर उसी पानी में इस अमाउंट की, इस फॉस्फोरस की, इस नाइट्रोजन की जो मात्रा है, वो एक्सीड कर जाए, वो ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे जो प्रोसेस, जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। कि यहाँ पे जितना भी आपका फॉस्फोरस था या फिर आपका जो नाइट्रोजन था, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? एक्सीड कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उस पूरे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिया। अब ये डिस्टर्ब कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले समझना होगा कि ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन हमारे उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में आते कैसे। जितने भी आपका वाटर इकोसिस्टम है, मान लो कि मैंने कोई वेटलैंड की बात करी, या फिर मैंने आपसे कोई भी लेक की बात करी, तो वहाँ पे ये फॉस्फोरस या फिर ये अपना नाइट्रोजन आया कहाँ से? इसके बेसिक सोर्स क्या हो सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि कितने टाइप के फर्टिलाइजर ये इंडस्ट्री फैक्ट्रीज से आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, ठीक है, ये बेसिक सोर्स होते हैं। आपका एक एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, या फिर आपका सीवेज, उसका भी पानी उसी जगह पे आके मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से आने वाला जो भी फर्टिलाइजर होता है, इन सब में क्या होता है? फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बड़ी ज़्यादा होती है। ये सारा का सारा पानी आके उसी वेटलैंड, उसी पानी लेक में वहाँ पे जाके मिलता है। अब मान लो कि एक टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे इसके जो अमाउंट है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा।
ये आपका पास का एक लेक है, मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पे बार बार इसका एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है और ये पूरा नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सरफेस में आता जा रहा है। तो इस सरफेस में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे एल्गाई ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन उस फॉस्फोरस को लेना शुरू करेंगे, इसे खाना शुरू कर देंगे। जैसे ये इसको खाना शुरू करते हैं, इन एल्गाई की क्या होती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक टाइम पीरियड के बाद इनकी ग्रोथ होना शुरू करेगी और ये क्या करेंगे, उस वाटर के सरफेस पे ऊपर आके सेटल होने लगेंगे। ये वाटर का सरफेस होता है कि यहाँ पर आके ऊपर आके सेटल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये सेटल होते हैं, ये क्या करते हैं, उस ऊपर की सरफेस पे पूरे के पूरे जम जाएंगे। आपने देखा होगा आपके आसपास वाला जितना भी एरिया होता है वहाँ पे ग्रीन कलर की एल्गाई क्रिएट हो जाती है और जो उससे पूरी तरीके से उस पानी के ऊपर वाले सरफेस पे छा जाती है। तो ये जो एल्गाई जो बॉटम सरफेस पे होते हैं, ये क्या करते हैं, ऊपर आके सेटल होना शुरू हो जाते हैं। और एक टाइम के बाद हम देखेंगे कि इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं कि उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, एल्गाई ब्लूम बोलते हैं। यानी कि वहाँ की उस सरफेस पे क्या है, पूरे ही सरफेस पे एल्गाई का क्रिएट हो जाना। जब एक बार वहाँ पे एल्गाई का क्रिएट हो गया, इस पूरे एरिया को वहाँ पे पूरे ऊपर से सरफेस आपका पूरा का पूरा ढक गया, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो डायरेक्ट सनलाइट उस सरफेस पे उस पानी को के नीचे आ रही थी वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये जो सनलाइट अब नीचे नहीं आ पाएगी क्योंकि ऊपर तो पूरी की पूरी एक लेयर जम चुकी है। तो जब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा किस चीज़ का, सनलाइट का, तो जितने भी नीचे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी प्लांट है जो अपने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे थे, जो रेस्पिरेशन कर रहे थे अपना फूड बनाने के लिए, वो इनकी धीरे धीरे क्या होगी, रुकना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे धीरे धीरे रुकना शुरू हो गई तो इस पूरे एक्वेटिक सिस्टम में जो एक ऑक्सीजन था उसका भी लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। ये प्लांट्स और एनिमल थे, ये धीरे धीरे क्या होंगे, ये मरना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ये मरना शुरू होंगे तो यहाँ इनका क्या होगा, डिकम्पोज होगा। जैसे इनका डिकम्पोज होकर यहाँ पे जो ऑलरेडी एल्गाई प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिकम्पोज प्रोसेस करेंगे। इस डिकम्पोज प्रोसेस के लिए भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ये ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, जो ऑलरेडी जिसकी कंसंट्रेशन इस पूरे एरिया में थी। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि सनलाइट नीचे आ ही नहीं रहा है तो नया ऑक्सीजन बन ही नहीं रहा है, तो इसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे पूरा का पूरा जो एक्वेटिक सिस्टम था आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। पूरा ही एक्वेटिक सिस्टम एक टाइम पीरियड के बाद आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को। जब वहाँ पे आपके कौन कौन से फैक्टर है आपको जो ध्यान रखना है, यूट्रोफिकेशन में अगर एक बार आपके उस लेयर पे जो एल्गाई ब्लूम है वो लेयर क्रिएट हो जाती है तो डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगी। जब वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी तो कोई भी प्लांट वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो वो प्लांट धीरे धीरे मरने लगेगा तो वो डिकम्पोज पे पहुँचेगा। जैसे ही वो डिकम्पोज पे पहुँचेगा तो जो ऑलरेडी उस एरिया में जो कंसंट्रेशन थी O2 की वो भी वहाँ पे कम होने लगेगी और उसके कारण पूरा ही इकोसिस्टम आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, जिसके लिए बड़े सारे फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।